लाइट एमिटिंग डायोड, ये एक तरह का डायोड है और इसका एक्शन उल्टा एक्शन है। उल्टा एक्शन का मतलब पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि हम लाइट देंगे और वो हमको क्या बना के देगा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें उल्टा, हम इसको इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी देंगे और इससे हम लाइट लेना चाहते हैं। ओके, तो ये लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड में डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे। ये जंक्शन है, पी टाइप, एन टाइप। पी टाइप में होल्स ज्यादा रहेंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसके पास ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा प्लस माइनस ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल बैरियर। ये हमारा डायोड की इस तरह की पिक्चर बनी। ओके, हमने इस पर फॉरवर्ड बायसिंग लगाई, तो बायसिंग कैसी दे रहे हैं इस पे, फॉरवर्ड। इसका कंसंट्रेशन या डोपिंग इसकी हाई होती है। अगर इसकी डोपिंग हाई होगी तो इसकी डिप्लीशन लेयर बहुत पतली हो जाएगी। सो डिप्लीशन लेयर इज थिक। पतली डिप्लीशन लेयर होती है, करीब 10⁻⁻⁷ मीटर। ओके, अब यहां पर जब हम इसको हाई कंसंट्रेशन देते हैं तो इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है यहां। अब हमने इसको फॉरवर्ड बायस लगाया। फॉरवर्ड बायस लगा के इसमें करंट फ्लो स्टार्ट किया। जब हम इसको करंट देते हैं तो माइनस से क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या जाएंगे, होल्स। यानी ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये माइनस यहां इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर ये यहां पर इलेक्ट्रॉन देता है, ऑलरेडी इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाईली कंसंट्रेटेड डोपिंग है, तो इसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी बहुत है और इसके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी बहुत है। यहां से जब माइनस इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और भर जाएंगे। जब इसमें और इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये सब इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ये सब ये बॉर्डर की तरफ चलेंगे। ओके, ये इस तरफ चलते हैं और ये क्या चीज है, होल। ये क्या, होल क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं तो ये इन होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन शुरू कर देते हैं। क्या पहले नहीं कर रहे थे? तो आंसर है पहले नहीं कर रहे थे। कैसे नहीं कर रहे थे, सुनिए, बड़ी बेसिक चीज हमने पढ़ी थी पहले। जब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, एन टाइप शुरू कैसे किया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उस समय इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे और 100 इसके पास होल्स थे, NH Ni। तो सॉरी, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Ne मल्टीप्लाइड बाय MH कितना हुआ, ये Ni स्क्वायर। जब हमने इसको एन टाइप बनाया तो एन टाइप बनाने में क्या चीज बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए 20, तो ये कितने हो जाएंगे, 500। क्यों 500? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमको कितना चाहिए, 10,000। ये ऐसा हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम में आके एन टाइप ऐसा रुका हुआ था। अब हमने यहां पर बैटरी लगाई, बैटरी लगा के माइनस इसके साथ लगाया, इसमें और इलेक्ट्रॉन डाल दिए। जब हम इसमें और इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं,
सॉरी Ne ना, ये बढ़ गया, अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं। Ne हमने एन टाइप में इसको हमने कर दिया 500, तो NH कितने हो गए 10,000 हो गया। अब हमने इधर से और इलेक्ट्रॉन भेजे तो इसको हमने कर दिया मान लो 1000, इतने इलेक्ट्रॉन और भेज दिए। अगर 1000 किया तो ये कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए। ओके, ये तो इंट्रिंसिक था, ये कैसा था एन टाइप। ये जो एन टाइप बना हुआ था, इस एन टाइप को जब हमने ये माइनस से जोड़ा तो जैसे ही ऑन करते हैं एक्शन क्या होता है कि ये 500 से 1000 हो जाते हैं और ये 20 से 10 हो जाते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी जो 20 थे 10 हो गए होल, क्यों कैसे, क्यों का हम कारण समझते हैं, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन गए। कैसे 20 से 10 हो जाएंगे, होल कहां चले गए, यस न्यूट्रलाइज हो गए, होल न्यूट्रलाइज हो गए। होल के न्यूट्रलाइज होने से एनर्जी का क्या रिलेशन, एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी। फिर से याद करिए, ये एक एटम है और इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास है और इसके पास कुछ एनर्जी है 100। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया और ये कन्वर्ट हो गया एक होल प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी एनर्जी है दोनों के पास मिला के। ये वाली जो एनर्जी है दोनों की मिलाकर 100 से ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा होगी, करेक्ट। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसको हम स्ट्राइक करके एनर्जी देते हैं तब ये निकलता है। तो हमारी एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई जिसने इसको निकाला। तो जब ये निकले हुए रहते हैं तो इनके पास एनर्जी ज्यादा रहती है। फिर से इस केस में इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वैलेंस बैंड में। इस केस में इलेक्ट्रॉन कहां है, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अब इस सेट की एनर्जी ज्यादा है, इस सेट की एनर्जी कम है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, देंगे तो ऐसा हो जाएगा। उल्टा करो प्रोसेस को। अगर हमने एक होल और एक इलेक्ट्रॉन को अलाउ किया कि न्यूट्रलाइज कर लो, न्यूट्रलाइज करके ये ऐसे बन गए। अगर ये ऐसे बन गए तो एनर्जी का क्या होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा थी और इसकी कम, तो ये वाली जो एक्सेस एनर्जी है ये निकल जाएगी, ये एक्सेस एनर्जी निकल जाएगी। अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी निकालता है वो फोटोन के फॉर्म में निकालता है। ये तो ये जो 20 है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फोटोन के फॉर्म में। फोटोन, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, h। तो ये जो फोटोन निकलेगा इसमें से उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, तो हमने ये देखा कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर और कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन फिर से होगा। ये इक्वेशन हमको मेंटेन करना है। तो अगर हम मेजॉरिटी को बढ़ा रहे हैं, मेजॉरिटी को बढ़ा रहे हैं तो माइनॉरिटी ऑटोमेटिकली कम होगा, और माइनॉरिटी कम होने का तरीका क्या है, रिकॉम्बिनेशन। ये और रिकॉम्बिनेशन जब भी होगा एनर्जी का क्या होगा, निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, फोटोन के फॉर्म में निकलती है। फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसमें ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन। अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है इसके कारण हम उस फोटोन का नॉमेनक्लेचर करते हैं।
अगर फोटोन की एनर्जी बहुत कम है तो वो कौन सी वेव्स बनाता है? आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेंज पढ़ा है और उसमें फ्रीक्वेंसी का रेंज पढ़ा है। कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स हीट वेव्स। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड। उसके ऊपर रेड से लेके ब्लू तक विजिबल लाइट। उससे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा एनर्जी होगी तो अल्ट्रावायलेट। उसके ऊपर एक्सरे, उसके ऊपर गामा। तो ये जो फोटोन निकलता है इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। मान लो ये फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी पे। ये एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? तो आंसर है ये एनर्जी डिपेंड करती है उस मटेरियल के एनर्जी गैप पे। ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये कहां होगा? कंडक्शन बैंड में। जब ये ऐसा कंबाइन हो गया तो ये कहां चला जाएगा? वैलेंस बैंड में। ये इतना नीचे आया तो ये वाली एनर्जी उसने रिलीज कर दी, और इस एनर्जी का नाम क्या है? दिस इज बैंड एनर्जी या एनर्जी गैप। इक्वल एनर्जी, इतनी एनर्जी ये रिलीज करेगा। ओके, उस एनर्जी के कारण इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी। ये फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो सकती है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर ये एनर्जी हीट की फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो क्या होगा? तो आंसर है अगर ये हीट की एनर्जी के बराबर है तो वो डायोड गर्म हो जाएगा। अगर ये एनर्जी लाइट की एनर्जी के बराबर है तो ये चमकेगा। अगर ये एनर्जी अल्ट्रावायलेट के बराबर है तो अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी, और एक्सरे के बराबर है तो एक्सरेज निकलेंगी। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लाइट दिखे, तो ये फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? लाइट के बराबर। अगर ये फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। उस एनर्जी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। किससे? रेड की फ्रीक्वेंसी से, येलो की फ्रीक्वेंसी से, ब्लू की फ्रीक्वेंसी से। तो हमने ये देखा कि अगर हम रेड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पर रखते हैं तो ये एनर्जी गैप हमारा आता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? रेड। और अगर ये 2.8 या 3 है तो ये किसकी हो जाएगी? ब्लू। अगर इससे और ज्यादा है तो क्या बन जाएगा? अल्ट्रावायलेट। अगर ये इससे कम है तो नीचे क्या आएगा इसके? इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से जितनी एनर्जी, और ये क्या ये हमारे हाथ में है? आंसर है यस, हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि हर सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप कितना होता है हमको पता है। तो अगर मुझे रेड कलर का वहां से रेड कलर निकालना है तो ऐसा सेमीकंडक्टर चुनेंगे जिसका एनर्जी गैप कितना होगा? 1.8। अगर मुझे येलो कलर निकालना है तो हम ऐसा लेंगे जिसका ये 2.2 होगा। तो उसमें जो एनर्जी कितनी निकलेगी? 2.2। उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा रहेगी। किससे मैच करेगी? येलो से। तो वो येलो कलर हमको दिखेगा। इस तरह से डायोड पे ये जो लाइट निकलेगी, इस लाइट के कलर अलग अलग होते हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं? इसमें। अच्छा, अगर हमने सबसे पॉपुलर सेमीकंडक्टर यूज किया सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कौन सी कलर की लाइट निकलेगी? यस, इससे कोई लाइट नहीं निकलेगी, विजिबल लाइट नहीं निकलेगी। इसका यह मतलब है कि हम सिलिकॉन से एलईडी नहीं बना सकते। ये समझ में आया? तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट यूज्ड टू मेक एलईडीज। आंसर, देयर एनर्जी गैप इज 1.1 and corresponding frequency of the photon falls below the visible light. Therefore, it does not give the frequency of light and it does not give the visible light. ये सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या यूज करते हैं इसमें? तो हमारे पास
इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। तो मटेरियल हम इसमें यूज करेंगे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ओके, ये थ्योरी आपको समझ में आ गई। तो यहां पर फिर से हम शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे बायसिंग देंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। सेमीकंडक्टर की डोपिंग कैसी रहेगी, हाईली डोप्ड। दो चीजें, हाईली डोप्ड और बायसिंग कैसी, फॉरवर्ड बायसिंग। और यहां पर थोड़ा सा इसको कट लगा देंगे ताकि यहां पर लाइट निकलेगी तो ये पोर्शन चमकेगा। ये जो लाइट है इसको अरेस्ट करने के लिए हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कैप्सूल लगा देते ये। तो यहां से जो लाइट निकलते हैं, जो फोटोन निकलते हैं, वो इससे टकराते हैं और इसको चमकाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं पेपर चमक रहा है, ट्यूबलाइट की सरफेस चमकती है, ये बल्ब की सरफेस चमक रही है। इस सब में क्या हो रहा है, लाइट जाकर उस पार्टिकल से टकराती है और वो पार्टिकल ग्लो करता है। वैसे ही ये वाला हम एक कैप्सूल इस पे लगा देते हैं। ये सिंपली एक रेजिन कैप्सूल होता है और कुछ नहीं, रेजिन। और ये रेजिन चमकता है लाइट के पड़ने से। ओके, तो यहां से फोटॉन्स निकलते हैं। अब आप देखिए, फोटो डायोड हमने पढ़ा था। फोटो डायोड में एनर्जी दे कौन रहा था, फोटोन, लाइट फोटोन। और उससे हम क्या बना रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट, उसको यूज कर रहे थे। फोटोन कितनी एनर्जी देते थे, जितना उसका एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर का, उससे उसके बराबर एनर्जी देते थे, करंट फ्लो होती थी। इसमें हम क्या दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और इसमें उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फोटोन। उसमें एक्शन क्या होता था, फोटोन आके एक एटम को तोड़कर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल ऐसा बनाता था। फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन और होल बनाता था और वो इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो होती है। इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होती है और ये एक इलेक्ट्रॉन और होल को रिकंबाइन कर देता है। रिकंबाइन करने से कौन रिलीज हो जाएगा, फोटोन। बिल्कुल उल्टी प्रोसेस, समझ में आया। फोटो डायोड से उल्टी प्रोसेस इसकी होती है एलईडी। तो ये यहां से लाइट निकालता है। ओके, तो ये इसकी प्रोसेस आपको डिस्कस करनी है। और तीसरा चीज इसके एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा है। इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा होते हैं। नोट करिए इसके क्या क्या एडवांटेज है। इसके बाद हमें एक चीज बतानी है कि ये बनता किससे। अगर सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं बनता है तो फिर किससे बनता है। तो देखिए, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इसमें आर्सेनाइड और फॉस्फाइड इनका रेशियो x और 1 - x ऐसा रहेगा। अगर आर्सेनाइड ज्यादा होगा फॉस्फाइड कम हो जाएगा, फॉस्फाइड ज्यादा होगा तो आर्सेनाइड कम हो जाएगा। ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, क्योंकि रीजन क्या होगा, इसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ओके, इसका एनर्जी गैप का एग्जांपल देखिए, गैलियम आर्सेनाइड 0.6 और फॉस्फाइड 0.4, इस रेशियो में ये है। तो इससे जो लाइट निकलेगी ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी गैप है और हमको लाइट कैसी मिलेगी, रेड। ठीक है, इसका ये रेशियो हम बदलते जाएंगे, ये वाला गैप बढ़ता जाएगा और लाइट का कलर भी बदलता जाएगा। अगर हम सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड लेंगे, गैलियम आर्सेनाइड, तो ये होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इससे हमको जो लाइट मिलती है दैट इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड फोटॉन्स या इंफ्रारेड रे, इसमें इंफ्रारेड वेव्स में भी एनर्जी तो होती है h न्यू के हिसाब से, लेकिन लाइट से एनर्जी कम होती है। इसका हमको लाइट दिखती नहीं है, इंफ्रारेड हमको दिखती नहीं है। तो अगर हमें वेव्स चाहिए लेकिन वो दिखनी नहीं चाहिए तो हम किसको यूज करते हैं, इंफ्रारेड को यूज करते हैं। तो हमको पता भी नहीं चलता है कि आसपास एक इंफ्रारेड ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है। तो बर्गलर और आग में किसको यूज करेंगे, इंफ्रारेड को यूज कर सकते हैं। वेरी वेल,
ठीक है, उसका सर्किट बना सकते हैं। अगर कोई देखेगा तो भी उसको पता नहीं लगेगा कि यहां से लाइट पास हो रही है। अच्छा, तो ये इंफ्रारेड का सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं रिमोट कंट्रोल्स में। जो घर में टीवी के रिमोट कंट्रोल है, उसका जो बल्ब है वो इंफ्रारेड लाइट देता है। और अगर कभी आप देखेंगे उसका अगर बैंडविड्थ ज्यादा हो जाए तो वो हल्का सा लाल भी दिखता है। जब उसको चालू करते हैं तो वो रेड के जोन में आ जाता है कई बार। ओके, तो ये है मटेरियल जो कि हम इसके लिए यूज करते हैं। अगर हम इसमें से और ज्यादा करते जाएंगे, मोर देन 2.8, मोर देन 3, तो उसका कलर ब्लू को भी पार कर जाएगा, वायलेट को भी पार कर जाएगा। और वो कौन सी लाइट देगा? अल्ट्रावायलेट। ओके, या ब्लू लाइट, अल्ट्रावायलेट, उसको भी हम यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? दैट इज ब्लूटूथ डिवाइस यूज करते हैं आप लोग। तो उसमें क्या होगा? एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, वो भी एक चीज होती है। तो उसको इंफ्रारेड से ज्यादा अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा होगी। E इज इक्वल टू एच न्यू। तो उसके फोटॉन्स में, उसकी वेव्स में एनर्जी ज्यादा होती है, वो ज्यादा जल्दी डाटा ट्रांसफर कर देता है। और वो भी आंख से दिखता नहीं है क्योंकि विजिबल रेंज के ऊपर चला गया। इंफ्रारेड भी नहीं दिखता है क्योंकि वो विजिबल रेंज के नीचे चला गया, ठीक है। और विजिबल रेंज वाले डायोड्स वो हमको अलग मिलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ओके, तो लाइट एमिटिंग डायोड्स में एडवांटेज क्या क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जो हम कम्युनिकेशन में और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो नोट करिए, फर्स्ट एडवांटेज, इट ऑपरेट्स एट लो वोल्टेज, लो वोल्टेज ऑपरेशन। यानी 2 वोल्ट पर चलेगा, लो वोल्टेज। दूसरी सबसे बड़ी चीज, लो एनर्जी कंजम्पशन। लो एनर्जी कंजम्पशन। ये जो लाइट हमको मिल रही है, इस लाइट में 100 वॉट का बल्ब लगा हुआ है। इतनी लाइट अगर हम 100 वॉट का बल्ब लगा है तो इलेक्ट्रिसिटी से हम कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं? 100 वॉट। इसमें जो लाइट का आउटपुट हमको मिल रहा है ये हार्डली 10 वॉट है, बाकी सब हीट बन रही है। अच्छा, अगर हम इसकी जगह ट्यूबलाइट लगा लेंगे तो ट्यूबलाइट हम लगाएंगे 40 वॉट की, और उस 40 वॉट में हमको 10 वॉट लाइट मिलेगी। यही लाइट उसमें भी मिलेगी, लेकिन हमारा खर्च कितना होगा? 40 वॉट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कुछ ज्यादा एफिशिएंट है, कम पावर खर्च करती है। उसकी जगह अगर हम ये वाले बल्ब लगाते हैं, क्या बोलते हैं इनको? CFL बल्ब अगर लगाते हैं तो ये बल्ब हमको 20 वॉट का लगाना पड़ता है। 20 वॉट में से वो 10 वॉट क्या बना देता है? लाइट। तो ये और ज्यादा एफिशिएंट हो गया, क्योंकि हमारा खर्च कितना हो रहा है? 20 वॉट, लाइट तो उतनी मिल रही 10 वॉट। अब अगर हम एलईडी लगाते हैं तो एलईडी हमको 12 वॉट का लगाना पड़ेगा। 12 वॉट में से 12 वॉट में से 10 वॉट वो हमको क्या बना के देगा? लाइट। इतना एफिशिएंट होता है। तो हमारा खर्चा सबसे कम किसमें होता है एनर्जी का? एलईडी में लाइट बनाने के लिए। सो दिस इज लो एनर्जी कंजम्पशन। इसीलिए अभी नए जमाने के जितने बल्ब आ रहे हैं वो सब एलईडी बल्ब आ रहे हैं। कॉस्ट भले ज्यादा होती है पर इसका एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद दूसरा एडवांटेज, सेकेंड एडवांटेज इसका नोट करिए, ये फास्ट एक्शन इसका होता है और वार्म अप टाइम इसमें नहीं होता। फास्ट एक्शन, नो वार्म अप टाइम। इस बल्ब को जब हम ऑन करते हैं या CFL को ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा CFL पूरा चमकने के लिए 3, 4, 5 सेकंड टाइम लेता है।
ये बल्ब भी 1 सेकंड टाइम लेता है, ट्यूबलाइट भी थोड़ा सा टाइम लेती है, तब जाके उसका फुल ग्लो, फुल इंटेंसिटी आती है। इसमें ऐसा नहीं होता, स्विच ऑन करिए तुरंत फुल लाइट आ जाएगी। इसको वार्म अप टाइम नहीं होता और एकदम फास्ट एक्शन होता है। ओके, इससे अगला एडवांटेज, इसमें से जो कलर निकलता है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कलर अलग अलग होते हैं। अगर हमने एक सोर्स चलाया, जैसे ये वाला सोर्स, ये सोर्स चलाया है, तो इसमें से किस फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है? तो आंसर है इसमें सभी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है। यानी इसमें रेड की फ्रीक्वेंसी, येलो की फ्रीक्वेंसी, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी, ब्लू की फ्रीक्वेंसी, सब फ्रीक्वेंसी की लाइट है। तो ये वैसी ही लाइट है जैसे सन की लाइट होती है। ये वाला जो CFL जल रहा है, CFL से जो लाइट निकलती है उसमें ऊपर की लाइट सब रहती हैं, ब्लू की फ्रीक्वेंसी, येलो की फ्रीक्वेंसी, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, नहीं होती। तो इसके कारण इसमें कलर अलग दिखता है और इसमें हमको नेचुरल कलर दिखता है। आप कपड़े की दुकान में भी जाएंगे तो वो सब ये वाले बल्ब लगा के रखते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये सभी तरह की फ्रीक्वेंसी देते हैं। अच्छा, ये जो सब तरह की फ्रीक्वेंसी देते हैं, उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? बैंडविड्थ। तो इसकी बैंडविड्थ कैसी है? बहुत ज्यादा। इसमें सभी कलर्स आ जाते हैं। अगर हम एक ग्रीन कलर का बल्ब लेंगे तो उसकी बैंडविड्थ कम होगी, उसमें सिर्फ किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? ग्रीन की। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी भी काफी बड़ा रेंज रखती है, वो 1000 एंगस्ट्रॉम का रेंज रख सकती है। उसमें अगर 500 है तो 600 भी होगा, 700 भी होगा। ये सारी फ्रीक्वेंसीज मिला के सभी ऑलमोस्ट ग्रीन बनते हैं। आपको मालूम है ग्रीन के 10 शेड हो सकते हैं। सब में क्या क्या डिफरेंस है? थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। तो ग्रीन बल्ब सब तरह का मिक्सचर दे सकता है। अब हम फिजिक्स में एक डेफिनेशन पे आते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर वाली लाइट। जिसको हम लोग एक कलर वाली लाइट समझते हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं होती है। उसके अंदर भी 100 तरह की फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड होती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। ठीक है। मोनोक्रोमेटिक जिसकी टोटल फ्रीक्वेंसी एक हो, ये बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी सी बैंडविड्थ तो हर एक में रहेगी। एलईडी से जो लाइट निकलती है उसकी बैंडविड्थ सिर्फ 100 एंगस्ट्रॉम रहती है। इसकी 100 एंगस्ट्रॉम टू 400 एंगस्ट्रॉम, ये इसका रेंज होता है वेवलेंथ का। ओके, वेवलेंथ रेंज। ये वेवलेंथ रेंज बहुत छोटा रेंज है। इतना छोटा रेंज है कि इसको हम ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक मान सकते हैं। ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। ओके, इसके बाद इसमें एक और एडवांटेज है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, लॉन्ग लाइफ। और ये रगेड होते हैं, मतलब गिर जाएगा तो टूट फूट नहीं होती है, इसमें मजबूत होते हैं। सो लॉन्ग लाइफ एंड रगेड। लाइफ इसकी बाकी सब बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL सबसे बहुत ज्यादा होती है। तो इसका बल्ब आप खरीदने जाएंगे तो इसकी गारंटी वो सालों में देते हैं। तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा रहती है। सिर्फ इसमें एक प्रिकॉशन होना चाहिए कि इसको हमको रिवर्स बायस कभी नहीं लगाना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में हम इसको हाई वैल्यू देते हैं, बाई चांस ये ऐसा उल्टा लग गया तो इसकी रिवर्स बायस में इसकी करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, जल जाएगा। सिर्फ यही प्रिकॉशन है इसका कि रिवर्स बायस इसको नहीं लगाना चाहिए। तो इसकी लाइफ बड़ी लंबी रहती है। और सबसे लास्ट चीज, फास्ट ऑन ऑफ एक्शन होता है, दैट इज फास्ट स्विचिंग एक्शन। फास्ट स्विचिंग एक्शन
दिस इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करके भेजते हैं, अगर एक आदमी साउंड क्रिएट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 500, उससे अगर हम ये बल्ब कनेक्ट कर देंगे तो एक सेकंड में 500 बार ऑफ होगा, 500 बार ऑन होगा। ये वाले बल्ब क्या करेंगे, इनको अगर आप ज्यादा ऑन ऑफ करिए तो ये लगातार चलते ही रहेंगे, ऑफ होंगे ही नहीं, क्योंकि इसके ठंडा होने के पहले फिर से हम इसको ऑन कर देंगे, ऑन ऑफ जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसकी स्विचिंग के लिए क्या होता है, ऑफ करो, वेट करो, ठंडा होगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर ऑन करो, फिर लाइट आएगी। तो इसकी स्विचिंग बहुत स्लो होती है। इनकी स्विचिंग, एलईडीज की स्विचिंग बहुत फास्ट होती है। कितनी फास्ट होती है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक सेकंड में 1 लाख बार अगर आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो होगा, लेकिन हम तो गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हम नहीं गिन पाएंगे तो हम एक फोटो डायोड लगा लेंगे, वो तो गिनेगा, वो गिनता है। अगर उसके साथ हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है तो वो गिनता है, काउंटर उसका। और ये क्यों गिनता है, क्योंकि 1 लाख बार ये ऑन और ऑफ होगा। और इसी बेसिस पर हम साउंड को या किसी दूसरे सिग्नल को एलईडी से कन्वर्ट करते हैं लाइट के सिग्नल। तो लाइट हमारी ऐसे ऐसे जाएगी, बंद चालू बंद चालू। तो किससे करेंगे इतनी बार बंद चालू, तो आंसर है एलईडी से करेंगे। तो फिर उसको सामने पकड़ेगा कौन, फोटो डायोड, और फोटो डायोड उसको पकड़ के करंट में कन्वर्ट कर देगा इसी सिग्नल को, और ये सिग्नल फिर स्पीकर में चला जाएगा, आवाज आएगी। तो ये दोनों तरफ की डिवाइस, एक तरफ एलईडी और एक तरफ फोटो डायोड, ये मिलाकर एक सेट बनता है। और इसमें हमारा बेनिफिट क्या है कि एलईडी को कोई भी आप फ्रीक्वेंसी दीजिए उतनी बार ऑन ऑफ होता है। दिस इज नोन एज फास्ट स्विचिंग एक्शन। तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे भी ऑन ऑफ होते हैं। तो ये इसके एडवांटेज है और इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एलईडीज। आज हम लोग करेंगे सोलर सेल। सोलर सेल इज अगेन ए डायोड। इस डायोड का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा या इसका इंट्रोडक्शन क्या है। दिस कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और लाइट एनर्जी हमारे पास बहुत होती है। ऑल द डे ड्यू टू सन वी गेट द लाइट। दैट लाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल एक पीएन जंक्शन है। ये पीएन जंक्शन किस तरह का होता है, किस तरह हम इसको यूज करते हैं। तो इसको, ये पीएन जंक्शन नॉर्मली हम सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं। सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनका बैंड गैप, एनर्जी गैप 1 से लेके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। बैंड गैप हम ऐसा लेना चाहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जा सके और उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से निकाल के कंडक्शन बैंड में लाया जा सके। ये लाइट की ताकत में होना चाहिए। तो हमने देखा ये सूटेबल है और उसके पास इतनी एनर्जी आ जानी चाहिए कि उस एनर्जी को बाद में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर सकें। ओके, तो इसमें सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड इसका बना हुआ एक डायोड यूज करेंगे। डायोड इज ए पीएन जंक्शन। यहां पर हम उसकी बाइसिंग रखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका जो पीएन जंक्शन बनाते हैं ये स्पेशल कंस्ट्रक्शन इसका किस तरह से होता है। इसमें पी टाइप एक वेफर रहेगा। ये पी टाइप वेफर पतला सा वेफर है और इसकी मोटाई अप्रोक्सीमेटली 300 माइक्रोमीटर होती है। दिस इज पी टाइप। ओके, इसके ऊपर जंक्शन बनाने के लिए हम एन टाइप एक लेयर लगाते हैं, बट दैट लेयर वी कीप वेरी थिन
ये पतली सी लेयर इसके ऊपर लगाते हैं, ये एन टाइप है और इस लेयर की मोटाई अप्रोक्सीमेटली 3 माइक्रोमीटर होती है। दिस इज वेरी थिन लेयर, अप्रोक्सीमेटली 3 माइक्रोमीटर। ओके, इतनी पतली लेयर क्यों रखी जाती है? तो आंसर है इसके ऊपर से लाइट आएगी और वो लाइट इसमें एंटर कर जानी चाहिए। So this has to be that small, 0.3 से लेके 0.3 तक, इतनी छोटी, इतनी पतली ये होगी। तो उससे क्या होगा कि यहां से जो लाइट आएगी वो लाइट इसको पार करके यहां पहुंच जाएगी और यहां पर क्या है? जंक्शन। ओके, ये जंक्शन इसका काफी चौड़ा रखा जाता है ताकि लाइट कहीं से भी आए जंक्शन पर पड़े। ओके, अगर इस पर फोटोन आएंगे, लाइट के फोटोन आएंगे, तो क्या एक्शन होगा? लाइट के फोटोन में एनर्जी होती है। फोटॉन्स इंसिडेंट on thin layer of n-type reach the junction। क्यों पहुंच जाते हैं जंक्शन तक? क्योंकि वो बहुत थिन होती है लेयर। ओके, जंक्शन में पहुंच गए। जो डिप्लीशन लेयर होती है जंक्शन में, उस डिप्लीशन लेयर में क्या प्रेजेंट होता है? तो आंसर है उसमें एटम प्रेजेंट होते हैं और चार्जेस उसके पास नहीं होते। वहां के सब चार्जेस डिप्लीट हो चुके हैं, उसके पास कंप्लीट एटम होते हैं। तो देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन है डिप्लीशन लेयर का। इधर एन टाइप है और इधर पी टाइप है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी और पी टाइप में होल्स की मेजॉरिटी, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये प्लस साइड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये माइनस साइड है, और इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ई, प्लस से माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। ओके, ये हमने इसको ऐसा घुमा के लगा दिया, एन साइड को ऊपर, पी साइड को नीचे, बीच में जंक्शन। यहां पर जब लाइट पड़ेगी तो यहां पर कौन है? यहां पर एटम्स हैं। अब एक एटम में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोटोन पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, निकल के ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसमें एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है? कि इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इसको निकाल सके। वो एनर्जी आप लोगों ने एक पुराने चैप्टर में पढ़ी है, उसको हम लोग मेटल के केस में वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन यानी वो वाली एनर्जी फोटोन की जो इसको निकाल सके। ओके, यहां पर हम उसको क्या कहते हैं? यहां पर सेमीकंडक्टर की लैंग्वेज में हम उसको बैंड गैप कहते हैं। बैंड गैप। बैंड गैप कहां पर हमने पढ़ा था? किसी इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी एनर्जी है तो ये क्या काम करेगा? वैलेंसी का। और अगर ये एनर्जी इतनी हो गई तो ये क्या काम करेगा? कंडक्शन का। और यहां से यहां ये वाला जो गैप है, दिस इज बैंड गैप या एनर्जी गैप। किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देंगे तो वो वैलेंसी का काम बंद करके क्या काम शुरू कर देगा? कंडक्शन का काम शुरू कर देगा और फ्री हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इतनी एनर्जी इसको मिले और ये जो फोटोन एनर्जी लेके आएगा, इस फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? h न्यू। तो हमारी शर्त क्या बन गई? शर्त ये बन गई कि h न्यू की वैल्यू Eg की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तब ये इसको उठाकर यहां ले जाएगा और इसको फ्री कर देगा। इसी चीज को हम नोट कर लेते हैं। फोटॉन्स शुड बी सच reach the junction. Photons should have energy. फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू, ऐसी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सो फोटॉन्स शुड हैव एनर्जी h न्यू लार्जर देन
बैंड गैप, एनर्जी गैप और बैंड गैप, इससे ज्यादा इसके पास एनर्जी होनी चाहिए, तब वो इसको निकालेगा और ये क्या बन जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। दिस इज अवर एक्शन नंबर 1। ओके, एक्शन नंबर 2। एक्शन नंबर 2, जैसे ही इस लाइट के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, बाकी का एटम क्या क्रिएट कर लेगा, होल। तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, साथ में एक होल क्रिएट हुआ, ये दोनों एक ही जगह पर ऐसे क्रिएट हुए। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, ये पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है। पॉजिटिव इसके बाजू में ही है, जिससे ये निकला वो कैसा बन गया, पॉजिटिव। तो अगर हम इसको फ्रीडम दे देंगे तो ये इसी पॉजिटिव में जा सकता है दोबारा और जाकर इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा निकालते हैं, ये एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, हर चार्ज पे फोर्स लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर फोर्स किधर लगाएगा, प्लस की तरफ। होल पर किधर फोर्स लगाएगा, माइनस की तरफ। तो जो जो इलेक्ट्रॉन निकलते जाता है एटम से, वो इलेक्ट्रॉन इधर हो गया और होल इधर हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर, होल इधर। होल कहां चला गया, पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एन की तरफ। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए और यहां पर होल्स आ गए। होल के पास कौन से चार्ज होते हैं, प्लस, और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस। तो ये जो सेकेंड स्टेप में हुआ, अलग अलग करना, सेपरेट करना, ये किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एटम को तोड़ा। एटम को तोड़ के क्या क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इज क्रिएटेड। ये फर्स्ट स्टेप में हुआ, वन इलेक्ट्रॉन वन होल का पेयर क्रिएट हुआ, बना। सेकेंड स्टेप में जैसे ही ये बनता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एंड होल आर सेपरेटेड। आर सेपरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एट जंक्शन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एन की तरफ, और होल किधर जाएंगे, पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड होल्स टुवर्ड्स पी टाइप। ये क्या हो गया, सेपरेशन। तो पहला स्टेप क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल का क्रिएशन हुआ। सेकंड स्टेप दोनों का सेपरेशन। ठीक, अब थर्ड स्टेप देखिए। यहां पर सब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, यहां पर सब होल इकट्ठे हो गए। इनको सर्किट में चलाने के लिए, कंडक्टर बनाने के लिए हम इसके नीचे एक प्लेट लगा देते हैं। सो देयर इज ए मेटल प्लेट हियर। ओके, मेटल प्लेट क्या काम करती है, कंडक्टर का काम करती है। यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को वो यहां भी भेज सकती है, यहां भी भेज सकती है, यहां भी भेज सकती है, बिकॉज मेटल इज ए गुड कंडक्टर। यही चीज हम ऊपर भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि अगर हम ऊपर मेटल की प्लेट लगा देंगे तो ये सन रेज नहीं आ पाएंगे, लाइट की रेज नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं लगाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को लाएगा कौन, दोनों प्रॉब्लम है। तो हमको मेटल प्लेट चाहिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने के लिए। इसमें से ये इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता कि इसमें से ऐसे चले जाए और यहां हम एक ऐसा कंडक्टर लगा दें, एक तार लगा दें और ये इस तार में से इलेक्ट्रॉन आ जाए, नहीं हो पाएगा।
क्यों? क्योंकि ये उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। ओके, तो हम इसके ऊपर से सब इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन सनलाइट रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम जो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं वो इस शेप का रहता है, पंजे की शेप का, फिंगर्स। तो उस फिंगर्स के कारण क्या होता है कि अगर इसका एरिया, ऊपर का एरिया ऐसा दिख रहा है तो इसमें हम इसको ऐसे लगा देते हैं, ये ऐसा, और ये इस तरह से ऐसा बना देते हैं इसको। अब इसमें ज्यादा जगह कैसी है? खाली, जिसमें से सनरेज इसमें आ सकती हैं, और ये सब जगह फैल भी गया। तो इतने जगह के इलेक्ट्रॉन ये लेके आ जाता है, इतने के इलेक्ट्रॉन ये लेके आ जाता है, इतने के इलेक्ट्रॉन ये, इतने के इलेक्ट्रॉन ये, तो पूरे एरिया के इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लेते हैं। थोड़ी सी दूर तक तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। इस तरह से ये जो है वी कॉल इट फिंगर इलेक्ट्रोड। ये फिंगर इलेक्ट्रोड को हम इसके ऊपर लगाते हैं। तो फिंगर इलेक्ट्रोड ऐसा इसके ऊपर लगा रहेगा, तो सामने ये दिखेंगे, एंड वी मार्क इट लाइक दिस। ये फिंगर इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कौन करेगा? फिंगर इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, अब यहां फिंगर इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, इसके पास पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हैं, ये इसके बीच में सेपरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्लस में आना चाहता है, यहां आना चाहता है। ये वही केस हो गया जो कि हमने सेल में पढ़ा। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, माइनस और प्लस। माइनस से कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन। प्लस में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर हम ऊपर से सर्किट कंप्लीट करें तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यहां भी यही काम होगा। अगर हम यहां पर सर्किट कंप्लीट कर दें इस तरह से, ये, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे और यहां प्लस में आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? करंट फ्लो हो रही है। चार्ज का मूव करना करंट है, तो ये करंट फ्लो होगी, और करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये करंट की डायरेक्शन। अगर हम करंट को नापना चाहते हैं तो यहां हम एक एम्पियर मीटर लगा सकते हैं। दिस विल हैव माइक्रो एम्पियर मीटर। तो छोटी सी करंट भी होगी तो भी हमको मेजर करके बताएगा। इस करंट से हम जो काम करना चाहते हैं, वो मशीन, जैसे किसी को बैटरी को चार्ज करना है तो उसको हम यहां लगा देते हैं, ये, तो ये करंट बैटरी के अंदर से जाएगी, बैटरी को चार्ज कर देगी। जो भी काम करने, अगर ये लाइट है तो लाइट के अंदर से जाएगी, लाइट जलेगी। सो दिस वी कॉल एज लोड और रेसिस्टेंस। लोड मीन्स रेसिस्टेंस। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही एक्शन, जैसे ही यहां से लाइट पड़ी, एटम टूटेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे एन की तरफ, और होल्स पी की तरफ। इधर सब पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, इधर नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद हम इस सर्किट का स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही इसको चलने का रास्ता देंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के आ जाएंगे। दैट मींस करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। इस तरह से इसमें करंट फ्लो होती है, एंड दिस इज सोलर सेल। तो थर्ड स्टेप इसका क्या हुआ? थर्ड स्टेप इज कंडक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। थर्ड, conduction of charged particles or electrons. तो इस तरह से इसकी वर्किंग आप 3 स्टेप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले स्टेप में सेपरेशन, पहले स्टेप में
पेयर इज क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन होल, दूसरे में दोनों सेपरेट हो जाते हैं, एक एन में और एक पी में जाएगा, और तीसरे में सर्किट कंप्लीट करते हैं तो कंडक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स शुरू हो जाता है व्हेन सर्किट कंप्लीटेड। और इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होनी चालू हो गई। दिस इज सोलर सेल। ओके, तो सोलर सेल की हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये जो लाइट इस पर हमको जनरली मिलती है सन से, हमको एक ऐसा सेमीकंडक्टर लगाना चाहिए जिसका बैंड गैप उसकी एनर्जी के अंदर हो, नहीं तो वो तोड़ नहीं पाएगा उसको। और इसके लिए हमको बेस्ट कौन से सुटेबल मिलते हैं? सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। इनका एनर्जी गैप 1.1, 1.5 ऐसा होता है। ओके, और 1.1, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो चार्ज पार्टिकल निकलेंगे उसकी करंट में काफी एनर्जी होती है। फिर एक सेल से हम दूसरा सेल मिलाएंगे, सीरीज में अगर सेल को जोड़ते जाएंगे तो उनकी वोल्टेज आपस में जुड़ती जाएगी। तो ऐसे अगर हमने 40 सेल आपस में जोड़ दिए तो 60 वोल्ट हमको मिलेगा, करंट उसकी बहुत कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? पैरेलल में 60 60 60 ऐसा लेते हैं और ऐसे 50 लाइनें हमने ले ली, तो सबकी करंट आपस में ऐड हो जाएगी, पैरेलल में करंट आपस में जुड़ जाती है, वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सीरीज में लगा लेंगे जो सेल का नियम है, और करंट बढ़ाने के लिए पैरेलल में लगाएंगे। इस तरह से एक पूरा जाल बन जाता है, एक एरे बन जाता है। उसमें ये सेल को ऐसा हमने सीरीज में जोड़ा और बाद में इन सेल्स को पैरेलल में ऐसे जोड़ा, इस तरह से। तो ये हमको टोटल वोल्टेज मिली और हर एक की करंट भी आपस में ऐड हो गई, तो वोल्टेज भी मिलेगी और करंट भी मिलेगी, सफिशिएंट करंट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से सोलर सेल बनता है और हमको इससे एनर्जी मिलती है। ये हमारे यहाँ लगा हुआ है, उस दिन आपने पता नहीं देखा या नहीं, छत पर बहुत बड़ा एरे लगा हुआ है और इसका हमको 100 वोल्ट 96 वोल्ट ये हमको मिलता है, 96 वोल्ट, और करंट भी सफिशिएंट मिलती है। टोटल मिलाकर हमको 10 किलोवाट पावर उसकी मिलती है, इतना बड़ा है। तो हमारी पूरी बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे फीड होती है, सोलर से। तो इस तरह से सोलर सेल के बहुत सारे यूज हो रहे हैं और हर जगह इसको प्रमोट किया जाता है। अच्छा, सोलर सेल में और हम कौन से सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हैं उसको थोड़ा लिख लीजिए, एक दो और सेमीकंडक्टर। ओके, एक तो सिलिकॉन यूज कर रहे हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक गैलियम आर्सेनाइड यूज कर रहे हैं 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक कैडमियम टेराइट यूज कर सकते हैं 1.45 कैडमियम टेराइट। दिस इज 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी कभी कभी यूज किया जाता है। इस तरह से अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, इसके लिए हमारे सिलेक्शन पॉइंट क्या है? क्यों? क्योंकि ये बहुत पॉपुलर चीज है और बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि सोलर लाइट या सोलर एनर्जी हमको फ्री मिलती है और उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो भी फ्री मिलेगी, उसका कोई खर्च नहीं है। तो हम क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा सोलर सेल यूज करना। तो सोलर सेल जब हम बनाने जाते हैं तो हमको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो नोट करिए। important criteria for making solar cells. Important criteria for making solar cells. Number 1, the band gap should be between 1 to 1.8 electron volt.
बैंड गैप। ओके, ये 3 एक्शन हो गए, इसको मैं मिटा देता हूं और हम रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट बैंड गैप 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन। क्यों हम ऐसा चाहते हैं? क्योंकि जो सन की लाइट आती है उस लाइट की एनर्जी कितनी होती है? 1 से 1.8। तो इतने बैंड गैप का अगर सोलर सेल होगा तभी वो उसमें करंट फ्लो करा पाएगी, नहीं तो नहीं करा पाएगी। और अगर इससे छोटे का लेंगे जैसे जर्मेनियम, अगर हमने इससे कम का लिया तो उससे उतनी कम करंट निकलेगी कि हमारा लॉस है। जब हम ज्यादा करंट बना सकते हैं तो कम क्यों बनाएंगे? इसलिए हम जो रेडिएशन आता है सन का, उस रेडिएशन के मेजरमेंट के अनुसार इसको सेलेक्ट करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड नोट करिए, दिस शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, दिस इज वेरी क्लियर। जितनी ज्यादा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा करंट बनाएगा, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होना चाहिए। थर्ड, ओके, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुड बी गुड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुड बी गुड। क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमको अच्छी चाहिए? क्योंकि यहां वर्किंग में हमने देखा इलेक्ट्रॉन को यहां से चल के ये फिंगर तक आना पड़ेगा, यहां से चल के फिंगर तक आना पड़ेगा, यहां पर होल्स को चलना पड़ेगा। तो अगर कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो चलेंगे, अगर कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेंगे, करंट स्लो हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। इसलिए कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। और ये सब होने के बावजूद ये जिस चीज में, जिस सेमीकंडक्टर में ये सब प्रॉपर्टीज मिलती हैं, हमारे देश में वो सेमीकंडक्टर मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। अगर दूसरी कंट्री में है तो हमारे काम में नहीं आएगा। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट हम क्या देखते हैं? अवेलेबिलिटी। अब मान लीजिए गैलियम आर्सेनाइड थोड़ा अच्छा होता है सिलिकॉन से, हमको ज्यादा एनर्जी देता है, पर हमारे देश में नहीं मिलता। हमारे देश में सिलिकॉन अवेलेबल है, तो इसलिए हम किससे बनाएंगे? सिलिकॉन से बना देंगे। ठीक है, सो दिस इज अवेलेबिलिटी, ये हमको देखनी है। और लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, इसकी बनाने की प्रोसेस का ही ज्यादा खर्च है। इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस और ये बहुत महंगे होते हैं। अभी जो हम 10 किलोवाट का एक प्लांट हमने लगाया, उसकी कॉस्ट करीब 12 लाख रुपए होती है। तो फिलहाल अभी भी हमारे देश में ये बहुत महंगे हैं। तो उसका जितना इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट होता है उसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है और धीरे धीरे कोयले का स्टॉक खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम का स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो फिर हमको जितने दूसरे सोर्सेज हैं, अल्टरनेट सोर्सेज, वो हार्नेस करने पड़ेंगे। और अल्टरनेट सोर्सेज में सबसे अच्छा क्या है? सनलाइट। इसलिए अभी से इसको शुरू किया जा रहा है और अभी गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है प्रमोट करने के लिए कि अगर आप लगाएंगे तो गवर्नमेंट इसका खर्च देती है लगाने के लिए। ए बिग परसेंटेज इज गिवन बाय गवर्नमेंट ताकि लोग प्रमोट हो और कोयले का कंजम्पशन कम। एनीवे, सो अच्छा, अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और, इसका वोल्टेज करंट ग्राफ किस तरह का होता है? वोल्टेज करंट ग्राफ, ये हमारे एक्सिस हैं, हम इनके सब के साइन जानते हैं, प्लस माइनस करंट वोल्टेज।
इसमें हमने नापा जब हम सर्किट में करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं तो ये हमको फुल वोल्टेज दिखाएगा इतनी, और जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो फिर ये हमको कितनी वोल्टेज दिखाएगा। इन दोनों के बीच हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये वोल्ट मीटर हमको यहां पे वोल्टेज दिखाता है, तो ये हमने करंट फ्लो नहीं कराई। तो वोल्टेज का एक फॉर्मूला याद करिए, सेल के रेफरेंस में वोल्टेज वॉज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। आई क्या चीज है? करंट ऑफ द सर्किट। अगर आई हमने इसमें नहीं फ्लो कराई जीरो, तो वोल्टेज कितना दिखाएगा? ईएमएफ के बराबर, और ईएमएफ यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमको ये दिखाता है, ये इस सेल का ईएमएफ होता है। अब जब हम इसमें करंट फ्लो कराना शुरू करेंगे, तो V की वैल्यू क्या होती जाएगी? माइनस के कारण कम होती जाएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखाता है वोल्ट मीटर, वो गिरता जाएगा अगर करंट बढ़ती है। ओके, तो इसमें जब करंट बढ़ती है तो वोल्टेज कम होते जाती है, इधर वोल्टेज कम होते जाती है, और करंट ये ऐसे बढ़ते जाती है। जब ये करंट सैचुरेशन पे पहुंच जाती है, मैक्सिमम करंट, तो इसकी वैल्यू E के बराबर हो जाती। तो V कितना हो जाएगा? 0। इसकी वैल्यू E के बराबर हो गई, तो V कितना हो जाता है? 0। तो अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, फुल करंट इसमें फ्लो हो जाने दें, तो V की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ये इस तरह से। तो ये इसका ग्राफ बनता है। ये क्या दिखाता है? When I, ये देखिए हाइट से I मालूम पड़ता है, जब I 0 है तो V कैसा होता है? फुल। और जब V 0 हो जाएगा तो उस समय I कैसी होगी? फुल। जब I फुल होती है तो V 0 हो जाता है, जब I 0 होता है तो V फुल होता है। ठीक है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। When I is 0, ओपन सर्किट, V is maximum, when short circuit, I is maximum, then V is equal to 0. This is given by this graph. Okay, so these are all the features of solar cell. Solar cell यूज कहां पर होते हैं? तो पावर बनाने के लिए जहां जहां हमको इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ेगी, हाउस होल्ड यूज कर सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा यूज होता है, इसको हम सैटेलाइट में यूज करते हैं। घर में तो हमारी इलेक्ट्रिक की लाइन आ सकती है, लेकिन सैटेलाइट में इलेक्ट्रिसिटी की लाइन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहां अगर हमको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए तो सोलर सेल वहां लगा दिए जाते हैं, और उस सोलर सेल से वहां इलेक्ट्रिकल पावर हमको मिलती है, और उससे उसके इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। तो इसलिए अगर सोलर पैनल नहीं खुलते हैं तो कोई भी सैटेलाइट नहीं चल सकता, स्पेसशिप नहीं चल सकती है। उसकी पावर, बैटरीज थोड़े टाइम में डिस्चार्ज हो जाएगी, और सोलर सेल खुलता है, सोलर की लाइट से लगातार उसकी बैटरीज चार्ज होते रहती है। तो सोलर सेल, स्पेसशिप, इनमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी तरह से विलेजेस में जहां पावर की लाइन नहीं जा सकती, अभी भी आप यहां से आगे चले जाएंगे पुटका पहाड़ की तरफ, और आगे के जो अंदर के गांव हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी की लाइन नहीं जाती है, वहां पर सोलर सेल के सोलर एरेज यूज किए जाते हैं, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो घरों में लाइट रहती है जो कि सोलर सेल से बैटरी चार्ज करके वहां पर स्टोर की जाती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको वो यूज करते हैं। इस तरह से सोलर सेल को हम बहुत यूज कर सकते हैं।